क्रम संवाद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अंकिता तिवारी राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। पाठ्यक्रम संवाद में आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वह है जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद के नाटकों में जो एक अनिवार्य तत्व मिलता है वह है ऐतिहासिकता। ध्रुव स्वामिनी नाटक में भी यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें देखने को मिलती है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रसाद ने समकालीन प्रश्नों के साथ साथ अपने समय से आगे के प्रश्नों को भी उठाने का प्रयास किया है। प्रसाद के इस नाटक में हम दो तरह के पात्रों को देख पाते हैं। एक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले पात्र और एक है काल्पनिक पात्र। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले पात्रों में चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, शिखर स्वामी और शकराज हैं। वहीं काल्पनिक पात्रों में मंदाकिनी, कोमा और मिहिरदेव हैं। इन काल्पनिक पात्रों का सृजन जयशंकर प्रसाद ने अपनी वैचारिकी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया है। सबसे पहले हम देखते हैं इस नाटक की कथा वस्तु। जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक को लिखते समय इसकी भूमिका में ये स्पष्ट किया है कि विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्त से उन्होंने इसकी कथा को लिया। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। प्रथम अंक के प्रारंभ में हम देख पाते हैं ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त की वैवाहिक स्थिति, रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर संशय, और इस संशय का एक बहुत मुख्य आधार है कि ध्रुव स्वामिनी का विवाह पहले चंद्रगुप्त के साथ तय हुआ था। शिखर स्वामी जो कि गुप्त साम्राज्य का मंत्री है, इसका राज्य रामगुप्त को दिलवाया, बल्कि ध्रुव स्वामिनी के साथ विवाह भी रामगुप्त का होता है। लेकिन चंद्रगुप्त के प्रति ध्रुव स्वामिनी के आकर्षण का संशय रामगुप्त के मन में बना है और यह उनके बीच की जो वैवाहिक स्थिति है उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा है। कहानी आगे बढ़ती है। शिखर स्वामी एक पत्र लेकर उपस्थित होते हैं जो कि शकराज, जिनसे उनका युद्ध हो रहा है, युद्ध शिविर लगा हुआ है, शकराज ने एक पत्र भेजा है जो एक संधि पत्र है, जिसमें संधि के रूप में ध्रुव स्वामिनी को उसने मांगा। जब यह चर्चा ध्रुव स्वामिनी से होती है तो वह बहुत अधिक अपमानित महसूस करती है, अपने आप को गर्हित और पराजित महसूस करती है। वह हर प्रकार से रामगुप्त को यह समझाने का प्रयास करती है कि वह उसकी पत्नी है, गुप्त साम्राज्य की कुलवधू है और उसका इस तरह शक शिविर में भेजा जाना कदाचित उपयुक्त नहीं है। और इससे भी बड़ी बात कि एक स्त्री होने के नाते उसकी रक्षा की जिम्मेदारी रामगुप्त की है। लेकिन रामगुप्त उसके किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं करता और उसको शक शिविर में भेजे जाने को उद्यत होता है। अंततः ध्रुव स्वामिनी अपने प्राण देकर अपने सम्मान की रक्षा करना चाहती है और इसी समय चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। वह ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से रोकता है। जब उसको सभी बातों का पता चलता है तो वह स्वयं शकराज के शिविर में जाने को प्रस्तुत होता है। ध्रुव स्वामिनी का वेश बनाकर वह शक शिविर में जाने जाता है। यहाँ पर प्रथम अंक का समापन हो जाता है। द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है कोमा के अनुभूतिमय संवेदनमयी संवादों से। कोमा जो शकराज की प्रेयसी है, जिसके मन में शकराज के प्रेम का अंकुरण प्रस्फुटित होकर फल फूल रहा है। जब उसे यह पता चलता है कि शकराज ने युद्ध संधि के रूप में ध्रुव स्वामिनी की मांग की है, तब वह बहुत अधिक निराश हो जाती है। उसके पालक पिता मिहिरदेव वहां पर आते हैं और उसको समझाते हैं कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। कोमा अंततः यह स्वीकार कर लेती है और वहां से चली जाती है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों ही शकराज के शिविर में आते हैं। कतिपय संघर्षों के पश्चात शकराज चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। युद्ध में वे विजयी हो जाते हैं। यहाँ पर द्वितीय अंक का समापन हो जाता है। प्रथम और द्वितीय अंक दोनों ही घटना प्रधान अंक हैं। घटनाएं गति पाती हैं इन दोनों अंकों के माध्यम से। तृतीय अंक जयशंकर प्रसाद की इस पूरी वैचारिकी को, इस नाटक के पूरे उद्देश्य को प्रकट करता है। तृतीय अंक की पृष्ठभूमि है शकराज का वह शिविर जिसको युद्ध में जीत लिया गया है। वहां पर ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी बैठी हैं और उनकी परिचर्चा से
जो स्त्री की सामाजिक स्थिति है उस पर उनके विचार प्रकट होते हैं। द्रुपसामिनी का विवाह करवाने वाले पुरोहित वहां पर आते हैं और मंदाकिनी और द्रुपसामिनी उनसे बहुत ही वाजिब और कड़वे सवाल पूछती हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए पुरोहित उद्यत होते हैं। सभा बुलाई जाती है। रामगुप्त, शिखर स्वामी, सामंत, चंद्रगुप्त, सैनिक सभी लोग इस सभा में सम्मिलित होते हैं। सवाल यह है कि रामगुप्त, जिसने अपनी पत्नी को दूसरे की अंकशायिनी बनने के लिए भेज दिया, क्या वह इस योग्य है कि द्रुपसामिनी उसकी पत्नी रहे? पुरोहित जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह का पति जो पूरी तरह अयोग्य हो, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, जिसने अपनी पत्नी को स्वेच्छा से दुश्मन के शिविर में भेज दिया, वो किसी भी प्रकार पति कहलाने के योग्य नहीं है और द्रुपसामिनी को पूरा अधिकार है कि वह इस विवाह से मुक्ति प्राप्त कर सके। सामंत विद्रोह कर देते हैं चंद्रगुप्त के पक्ष में और सामंतों के ही हाथों रामगुप्त की मृत्यु होती है और इस प्रकार यह नाटक यहाँ पर समाप्त हो रहा है। यह बात तो रही इस नाटक की कथा की। अब मुख्य बात यह है कि यह नाटक आखिर किस उद्देश्य को लेकर लिखा गया है। बहुत से आलोचकों और व्याख्याताओं ने इस बात पर बल दिया है कि द्रुपसामिनी एक समस्या प्रधान नाटक है। समस्या आखिर क्या है? समस्या यहाँ पर जो मूल समस्या सामने आती है वह है स्त्री जीवन की समस्या। हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से 3 स्त्री पात्र हैं, कोमा, मंदाकिनी और द्रुपसामिनी। मंदाकिनी जयशंकर प्रसाद के पूरे साहित्य की एक ऐसी स्त्री की प्रतिनिधि बनकर उभरती है जो प्रेरणादायी है। हम देखें जयशंकर प्रसाद की कहानियों में, नाटकों में, उपन्यास में, कविता में कहीं ना कहीं एक ऐसी स्त्री वहां पर जरूर होती है जो दिशा निर्देशन देती है, अपनी बात निर्भीक ढंग से रखने में सक्षम होती है और प्रेरणा प्रदान करती है। तो मंदाकिनी प्रेरणादायिनी एक ऐसी ही स्त्री के रूप में इस नाटक में मौजूद है जो चंद्रगुप्त, द्रुपसामिनी दोनों को ही उनके अधिकारों के विषय में याद दिलाती है और समय आने पर रामगुप्त के विपक्ष में भी अपने विचार रखती है बिना किसी भय के। पुरोहित से भी वो बहुत ही कड़वे सवाल पूछती है जिनका जवाब पुरोहित को देना पड़ता है। कोमा एक ऐसी स्त्री पात्र है जिसका मन अनुभूतिमय है, भावात्मक है। प्रेम में पगी यह स्त्री प्रेम के सही गलत के चुनाव को नजरअंदाज करती है। उसका यह शकराज के प्रति प्रेम अंततः उसको, उसके व्यक्तित्व को, उसके अस्तित्व को नष्ट कर देता है। एक तरह से जो छायावादी रोमांटिसिज्म है वह हम कोमा में देख पाते हैं। इस नाटक के जो केंद्र बिंदु हैं वो है द्रुपसामिनी और द्रुपसामिनी के जीवन की समस्या। वो सिर्फ द्रुपसामिनी के जीवन की समस्या ही नहीं है, वो भारतीय स्त्री के, पूरी भारतीय स्त्री के जीवन को प्रस्तुत करती है। द्रुपसामिनी प्रथम अंक में यह कहती है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, किंतु विडंबना यह है कि उसके पिता ने भी उसे उपहार में दिया। जब वह समुद्रगुप्त से युद्ध में हार गए तो उनके पुत्र से उपहार स्वरूप विवाह उन्होंने कराने का वचन दिया और यही क्रम रामगुप्त भी अपनाता है, उसे शक शिविर में उपहार स्वरूप भेजना चाहता है। इस तरह के राजनीतिक विवाहों की पृष्ठभूमि हम अपने पूरे भारतीय इतिहास में देख सकते हैं। जोधा का अकबर के साथ विवाह भी इसी प्रकार का एक उदाहरण है। द्रुपसामिनी की जो स्त्री अस्मिता है उसको उठते हुए हम देख पाते हैं जब वह रामगुप्त के इस आचरण को अस्वीकार करती है कि शक शिविर में उसे भेजा जाए। यहाँ पर प्रथम अंक में द्रुपसामिनी द्वारा बोले गए कुछ संवाद में उद्धृत करना चाहूंगी।
पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो मन बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामिनी का यह वाक्य बहुत कुछ कहता है। पशु संपत्ति क्या है? पशु जिसमें हाड़ मांस तो है, लेकिन जिसका न मन है, न मस्तिष्क है, न कोई विचार है, न अनुभूति है। उसको जैसे चाहे उसके साथ वैसा व्यवहार किया जा सकता है। और वास्तव में भारतीय पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जो चरित्र है वो काफी हद तक स्त्री को इसी तरह से बरतने का आदी रहा है। ध्रुव स्वामिनी का यह कथन बहुत गहरे तक भारतीय स्त्री के अंदर की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करता है। वह अपनी अस्मिता के लिए आवाज उठाती है, अपनी रक्षा के लिए अपनी रक्षा की दुहाई देती है, गुहार लगाती है रामदूत से। तृतीय अंक में हम देखते हैं कि स्त्री के जीवन की समस्याओं के प्रश्न और अधिक मुखर होकर सामने आते हैं। मंदाकिनी के जो संवाद हैं उनमें हम स्त्री के पूरे पराधीन जीवन की एक झलक देख पाते हैं। मंदाकिनी ने जो प्रश्न किया है वह बहुत ही मारक है। वह पूछती है सभी से कि भगवान ने स्त्री को उत्पन्न करके ही उसे अधिकारों से वंचित नहीं किया, किंतु तुम्हारी दस्यु वृत्ति ने तुमसे और अधिक लूटा है। ये तुम कौन लोग हैं? ये तुम है पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था जो स्त्री की अस्मिता से, उसकी स्वाधीनता से, उसकी चेतना से खेलती आई। पुरोहित जब वहां पर उपस्थित होते हैं तो ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी दोनों ही उनसे प्रश्न करती हैं कि जिस विवाह बंधन में ध्रुव स्वामिनी को बांध दिया गया है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है, औचित्य क्या है? ऐसे विवाह बंधन का प्रश्न चिन्ह यहाँ पर प्रसाद लगाते हैं। एक तरह से विवाह के प्रक्रिया की और विवाह की संस्था की और विवाह के पश्चात स्त्री के जीवन की जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर उठाते हैं। मंदाकिनी के माध्यम से वो कहते हैं स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें? यही है हमारा समाज, जो विवाह में स्त्री को बांध देता है और उसके पश्चात उसके जीवन पर क्या बीतती है, उस पर क्या गुजरती है, उससे कोई सरोकार किसी का नहीं। पति यदि अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, यदि पति अच्छा नहीं तो भी उसको उसी परिस्थिति में हर हाल में रहना होगा। यही घुट्टी तो हमेशा से लड़कियों को बुलाई जाती है कि अपने घर से जाओ और अर्थी ससुराल से निकलनी चाहिए। पति कैसा भी हो वह पूज्य है, देवता तुल्य है। यह बहुत बड़ा प्रश्न मंदाकिनी और ध्रुव स्वामिनी उठाती हैं पुरोहित के सामने। पुरोहित जो शास्त्रज्ञ है, धर्मवेत्ता हैं, वे भी विचार मग्न होते हैं। इस प्रश्न की कठोरता उन्हें अंतर तक छील देती है। बहुत विचार करके वे इसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। पुरोहित ने कहा कि विवाह का आधार प्रेम और विश्वास ही हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तब विवाह नहीं। कितनी अव्यवहारिक सी बात है भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें तो। लेकिन प्रसाद ने इस बात को स्थापित करने का यहाँ पर प्रयास किया। जयशंकर प्रसाद ने विवाह की इस समस्या को उठाया। ऐसा विवाह जो ध्रुव स्वामिनी की सम्मति के बिना हुआ, तो क्या उससे मुक्ति पाने का अधिकार ध्रुव स्वामिनी को है? पुरोहित इसके पक्ष में अपना मत रखता है। पुरोहित कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी का संरक्षण नहीं कर सका, जिसको उसने किसी अन्य की अंकशायिनी बनने के लिए भेज दिया, वह पति इस योग्य नहीं। अतः ध्रुव स्वामिनी को पूरा अधिकार है कि वह अपने पति से मुक्ति ले। यह मुक्ति क्या है जिसको आज हम तलाक कहते हैं? जब यह नाटक लिखा गया था उस सामाजिक संदर्भ में इस समाधान को, इस निराकरण को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि इस प्रसाद अपने समय से बहुत आगे की बात कह रहे हैं। इस बात को कहने की पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो हमारा भारतीय समाज उस समय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में लगा हुआ था। गांधी जी की विचारधारा थी कि स्त्रियों को स्वाधीन चेतना के साथ आगे आना चाहिए
और बराबरी से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। वही पुनर्जागरण आंदोलन से हमारा देश गुजर चुका था। बहुत सारे समाज सुधारकों ने स्त्री की दशा को परिवर्तित करने, उसे सुधारने में बहुत ही उच्च कर्म किए थे। इन सभी बातों का प्रभाव हम प्रसाद के इस नाटक की वैचारिकी में देख पाते हैं। यह तो हुई इस नाटक की मूल समस्या की बात। इसके अतिरिक्त इस नाटक में अगर हम गहराई से बैठें तो पाते हैं कि राजशाही व्यवस्था के विरोध में भी प्रसाद अपनी बात रखते हैं। ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनना चाहिए, भले ही वो अयोग्य हो या भले ही परिपाटीगत सत्य हो, लेकिन प्रसाद ये बात रखते हैं कि योग्य शासक का होना अनिवार्य है। नाटक के अंत में जब सामंत कुमार चंद्रगुप्त के पक्ष में विद्रोह कर देते हैं तो वहां पर प्रसाद प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करते हैं। जनता के द्वारा चुना हुआ शासक, वह शासक जो जनता के पक्ष में कार्यवाहियां करे, वही इस योग्य है कि उसको जनता चुने। किसी भी नाटक के लिए सबसे अनिवार्य तत्व होता है अभिनेता। रंगमंच पर वह नाटक कितना सफल है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर अक्सर यह आक्षेप लगाया जाता रहा कि वे रंगमंच के लिए ठीक नहीं, व्यावहारिक नहीं। उनके संवाद, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी भाषा, सब कुछ रंगमंच के लिए उसे अनुपयुक्त बनाती है। दुर्स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति है और वास्तव में यह नाटक रंगमंचीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही सफल माना जाएगा। इस नाटक में 3 अंक हैं और हर अंक में मात्र एक एक दृश्य है। रंग, कर्म, क्रिया, व्यापार सभी के विषय में संकेत नाटक में दिए गए हैं। बात करते हैं इस नाटक के संवादों की, तो इन बहुत ही कम शब्दों में अर्थ का जो गांभीर्य है वह इन संवादों की विशेषता है। प्रसाद की भाषा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है क्लिष्टता के साथ सौंदर्य। वही सौंदर्य हम इस नाटक की भाषा में भी देख पाते हैं। दुर्स्वामिनी नाटक को हम जितना पढ़ेंगे हमें उसके उतने ही विविध आयाम दिखाई देंगे। तो दुर्स्वामिनी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि अध्ययनशील रहिए और विचारवान बनिए। धन्यवाद।